वेलकम एवरीवन। एसिम्पटोट्स का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एसिम्पटोट्स तो पहले ही सीख लिए हैं। उसके अलावा जो एसिम्पटोट का एक टॉपिक था कि इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, यानी कि किसी वक्र और उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसका कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं हम, एक दो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। तो उसके अलावा उसके जो बाकी और नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसका ये वीडियो है। तो इससे पहले वाला वीडियो जिसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लें एक बार, जो बेसिक कंसेप्ट के नाम से है। और उसके अलावा जो बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में, और जो बचेंगे तो वो और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। और अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अनंत स्पर्शी वह हैं जो वक्र x³ - 6x² y + 11xy² - 6y³ + x + y + 1 = 0 के हैं, तथा जो मूल बिंदु पर y अक्ष को स्पर्श करे तथा 3,2 से गुजरे। तो ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। अब हमको जो है अनंत स्पर्शी नहीं निकालनी है, एक त्रिघात वक्र निकालना है जिसकी अनंत स्पर्शियाँ वही हैं जो इस वाले वक्र की हैं। उसके अलावा उस वक्र में जो बाकी के व्यंजक बचेंगे उनको निकालने के लिए हमको ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो सबसे पहले जो वक्र हमको दिया हुआ है कि जो वक्र निकालना है उसकी अनंत स्पर्शियाँ और इसकी अनंत स्पर्शियाँ सेम हैं, तो पहले हम इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे जिससे कि इस त्रिघात वक्र का हमको फर्स्ट वाला पार्ट मिल सके। अब इस कर्व के इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। देखो, ये 3 घात का व्यंजक है, ये भी 3 घात का है, ये भी 3 घात का है और ये भी 3 घात का है। उसके अलावा ये 1 घात का है। इसमें मीन्स जो n-1 यानी कि इससे जस्ट छोटी वाली जो घात के पद हैं 2 घात के, वो यहाँ पे नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो हम हमेशा इंस्पेक्शन वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इंस्पेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हम स्टार्ट करेंगे कि वक्र के समीकरण में 2 घात के पद अनुपस्थित हैं तथा इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो ये वक्र है 3 घात का, जिसमें 3 घात के बाद में डायरेक्ट 1 घात के पद हैं या उससे छोटी घात के हैं। तो इस वक्र को के जो समीकरण है उसको हम लिख सकते हैं f3 + f1 = 0। अब हमको क्योंकि इसके अनंत स्पर्शी या एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं तो वो इंस्पेक्शन मेथड से हम जानते हैं कि f3 के एक घाती गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर, ये इंस्पेक्शन मेथड है कि ये जो इसमें अधिकतम घात का पद है उसके हम एक घाती गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या है? अब यहाँ पे हमको गुणनखंड वाला पूरा प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि हमको अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है, ना कि गुणनखंड। तो गुणनखंड तो आप रफली निकाल के और सिर्फ यहाँ पे आपको रखने हैं। निकालने कैसे हैं उसका एक तरीका आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो, हम या तो इसको वो x = 1 और y = m पुट करके और तब आप इसको एक जो वेरिएबल में है ये समीकरण बन जाएगी और 3 घात की समीकरण बनेगी। 3 घात के समीकरण को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। वो भी नहीं तो उसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इस समीकरण में देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अगर x = y रख दें, कि x बराबर अगर y रख दें इस समीकरण में, तो ये x³ इसको x³ रहने देते हैं, ये बनेंगे -6x³ तो ये इस तरह का बनेगा x³ - 6x³ + 11x³ और -6x³। तो ये माइनस माइनस वाले 12 हो गए और ये प्लस प्लस वाले भी 12 हो गए। इट इम्प्लाइज बराबर ये क्या आ जाएगा? 0। मीन्स ये जो x = y है जिसको हम लिख सकते हैं x - y, ये इस पूरा जो यहाँ पे ये समीकरण है ये 3 घात का, उसका ये एक गुणनखंड है। हाँ, गुणनखंड करने का यही तरीका होता है कि 3 घात वाले में हम हमेशा कोई भी नंबर अप्लाई करके और एक गुणनखंड निकालते हैं
उसके बाद में जो है बाकी के गुणनखंड हम वो विभाजन वाली विधि से निकाल सकते हैं। तो तरीका ये है कि आप पहले ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x बराबर y रखने पे ये जो 3 घात के पद हैं वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक गुणनखंड हमको मिल जाएगा इसका x माइनस वाई। तो बाद में हमको करना क्या है कि ये जो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, इसमें भाग लगाना है x माइनस वाई का। भाग लगाना तो आता होगा सबको। अगर ये कंसेप्ट इसमें से, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन करेंगे बीएससी का जो मैटर हम पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर सबका जो ये बेसिक वाला पार्ट है वो क्लियर रहता है, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे, अगर इस बेसिक को पढ़ने बैठेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि ये बेसिक वाला कंसेप्ट किसी को याद नहीं है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में उस तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि अब ये भाग देने का तरीका होता है कि हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के बराबर बनाते हैं, उसके लिए जितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतना मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इस टाइप से एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर वाई बनेगी। फिर यहाँ पे इसके चिन्ह चेंज करते हैं और फिर ये इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। और जो यहाँ पे क्योंकि ये गुणनखंड है तो लास्ट में शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आएगा जो 2 घात की समीकरण होगी, और उस 2 घात के समीकरण के तो हम इजीली गुणनखंड कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस से ये गुणनखंड किए हैं यहाँ पे कि गुणनखंड जो बनेंगे वो बनेंगे x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y और x माइनस 3y। जब हम इस द्विघात समीकरण को, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण आएगी उसके हम गुणनखंड करेंगे तो वो बनेंगे x माइनस 2y और x माइनस 3y। एक x माइनस वाई हमने पहले से निकाला हुआ है। तो ये जो इसमें अधिकतम घात का पद है f3, उसके जो गुणनखंड बनेंगे एक घाती, वो बनेंगे x माइनस वाई, एक्स माइनस 2y एंड x माइनस 3y। तो यहाँ पे गुणनखंड हो गए। ये गुणनखंड का प्रोसेस अब आपको खुद से करना है, लिखना हमको सिर्फ इतना ही है। तो ये गुणनखंड हो गए और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि अतः वक्र का समीकरण जिसके अनंत स्पर्शी f3 बराबर 0 है, वो जो समीकरण होगा वो भी इसी टाइप का होगा, क्योंकि इसके अनंत स्पर्शी जो है वही इस त्रिघात समीकरण के अनंत स्पर्शी हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास कर्व आएगा वो भी क्या होगा कि पहले ये अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण आ जाएगा। उसके अलावा कुछ एक घात के पद और आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 घात वाले पद अनुपस्थित हैं। तो जो वक्र हम फाइंड करेंगे उसमें भी 2 घात वाले पद नहीं होंगे। जहाँ पे ये जो p, इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा कर्व मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा हमको, f3 प्लस p1 बराबर 0। यहाँ पे P1 को डिफाइन कर सकते हैं कि जो P1 है वो एक घाती व्यंजक है, जैसे हाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो अब जो वक्र का टोटल जो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगा वो किस टाइप से बनेगा कि पहले ये f3 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा व्यंजक है, इसको बार लास्ट में हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फ़िलहाल इसको f3 लिख के छोड़ा है हमने कि ये f3 वाला व्यंजक लिखना है हमको। उसके अलावा एक घाती पद या उससे एक घात के कम वाले यानी कि अचर पद, इस टाइप के पद और मिलेंगे, जिसको हमने शो कर दिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी कि कोई x वाला पद हो सकता है किसी गुणांक के साथ, y वाला पद हो सकता है किसी गुणांक के साथ, और एक अचर पद हो सकता है, क्योंकि इससे कम घात वाले में अचर पद होगा। तो जो रिक्वायर्ड हमारी कर्व की इक्वेशन है वो इस टाइप से मिलेगी। अब ये f3 की वैल्यू रख देंगे। f3 की वैल्यू रखने के बाद जो समीकरण आई वो आई, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें अब हमको ये a, b और c के मान नहीं पता है। इन a, b और c के मान हम कहाँ से निकालेंगे, हमको इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो वो कंडीशंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो कंडीशन किस तरह से यूज़ करनी है कि सबसे पहले दिया है कि जो वक्र है वो मूल बिंदु पर y अक्ष को स्पर्श करता है। कि कोई भी वक्र है, जैसे ये डायमेंशंस हैं, अब कोई कर्व है जो
मूल बिंदु पर यानी कि यहाँ पर y अक्ष को यानी कि ये वाला y अक्ष को स्पर्श करता है। मीन्स कर्व इस टाइप का हो सकता है कुछ, अब शेप कुछ भी हो मीन्स, लेकिन ये यहाँ पे इसको टच करेगा, और या फिर इधर की इस साइड में हो सकता है ये कर्व, कि कोई भी कर्व हो वो यहाँ से ये जो y अक्ष है मूल बिंदु पर यहाँ से स्पर्श करके ये कहीं भी किसी भी शेप में आगे बढ़ सकता है, जो इक्वेशन है हमारी उस टाइप से। तो मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो मूल बिंदु है ये किस पे आ रहा है, कर्व के ऊपर। तो कर्व पर ये मूल बिंदु आ रहा है, मूल बिंदु पर मीन्स ये जो y अक्ष है वो इसको स्पर्श कर रहा है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि मूल बिंदु जो कर्व है उस पे ही आ रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, और जब भी कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो उस वक्र के समीकरण में जो अचर पद होता है वो होता है 0 के बराबर। या फिर हम अगर रखेंगे भी, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, वो 0 0 अगर हम इसमें रखेंगे तो भी c बराबर 0 आएगा। या फिर ये बेसिक कंसेप्ट भी है कि किसी भी वक्र के समीकरण में अगर वो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो जो अचर पद होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट दिया है कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या है। यहाँ पे दिया है कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या है, y अक्ष है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम वो क्या है कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है वो न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर रखने पे प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो ax प्लस by है इसका जो जोड़ होगा वो 0 के बराबर होगा। कि स्पर्श रेखा का समीकरण किस टाइप से मिलेगा, ये स्पर्श रेखा के समीकरण में भी ऐसा कुछ यहाँ पे ये नहीं है कि ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई कंसेप्ट है। हम जानते हैं कि किसी भी कर्व के लिए जो उसकी स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है कि किस तरह से हम स्पर्श रेखा निकालते हैं। वो 2D के कंसेप्ट है कि जैसे किसी भी वृत्त की निकालते हैं x² + y² बराबर a²। तो कि जो 2 घात वाले पद होते हैं उसमें हम x डैश कर देते हैं, जैसे ये y है तो y डैश, जिस बिंदु से गुजरेगा वो बिंदु अप्लाई कर देंगे। और अगर एक घात वाले पद हैं तो जैसे कहीं x लिखा है, ax लिखा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि ax + x'/2। इस टाइप से जो एक घात वाले पद में इस तरह से चेंज होता है और 2 घात वाले में इस तरह से चेंज होता है। इस तरह से स्पर्श रेखा निकलती है जो 2D का कंसेप्ट है। तो मीन्स यहाँ पे सिर्फ इतना आप याद रख सकते हैं कि किसी भी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो है वो न्यूनतम घात के जो पद हैं यानी कि जो रैखिक समीकरण वाले पद हैं उनको 0 के बराबर रखने पे मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये हमने इनको 0 के बराबर लिख दिया, ax + by बराबर 0। लेकिन y अक्ष जो है वो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा है, और y अक्ष स्पर्श रेखा का जो स्पर्श रेखा है वो y अक्ष है। और y अक्ष पर हम जानते हैं कि y अक्ष पर x ऑलवेज 0 होता है, x का मान जो है वो ऑलवेज 0 होता है y अक्ष पर। इसलिए ये x का मान जो है वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये by बराबर आएगा 0, क्योंकि y तो 0 है नहीं, ये चर है। तो जो कांस्टेंट है यानी कि b है उसका मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हम x का मान यहाँ अप्लाई करेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो हमको मिलेगा yb बराबर 0। अब चूँकि y 0 नहीं है तो b बराबर क्या होगा 0। अब ये b बराबर 0 और पहले हमारे पास आ चुका है c बराबर 0, तो ये b और c बराबर 0 हम इसमें रख देंगे। तो जो इस समीकरण के साथ एक पद बचेगा रैखिक, वो बचेगा सिर्फ ax। तो वो जो लास्ट अभी जो समीकरण बचेगी हमारे पास वो बचेगी ये जो हमने अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण लिखा है वो, और ax बराबर 0। अभी एक कंडीशन और दी हुई थी हमारे पास हमको क्वेश्चन में कि जो वक्र का समीकरण है वो 3, 2 से गुजरता है, कि किसी बिंदु से गुजरता है। तो ये बिंदु
बिंदु से गुजरता है तो बिंदु कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु को रख देंगे कर्व के इक्वेशन के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे x और y की जगह सब जगह 3,2 अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये a बचेगा, जिसको हम समीकरण को सरल करेंगे तो a का मान आएगा यहाँ पे -1। ये -1 हम मान वापस से इसी समीकरण में अप्लाई कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन है वो बनेगा x - y, x - 2y, x - 3y। ये तो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण है। उसके अलावा ax और था, a का मान -1 आया, इसलिए यहाँ पे ये -x हो गया बराबर 0। इसको हम वापस से मल्टीप्लाई करके खोल लेंगे, क्योंकि कर्व का समीकरण चाहिए, तो इसको खोलेंगे तो वापस वही f3 बनेगा ये, तो ये आ गया और -x बराबर 0। तो ये इसका कंसेप्ट है। अनंत स्पर्शियाँ ही निकालनी होती हैं। एक स्टेप और बढ़ा दिया है जो आपको याद रखना है कि किस किस तरह से हमको कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहीं पर, कि यहाँ पर वक्र दिया हुआ है, वक्र 4x⁴ y⁴ -17x² y², और इस तरह से ये पूरा वक्र है। 4 घात के पद हैं, 4 घात के हैं, ये 3 घात के हैं, और ये 2 घात के और उससे छोटे घात के पद हैं। कि अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, तो पहले हमको अनंत स्पर्शी निकालने हैं, तथा सिद्ध कीजिए कि वे, यानी कि अनंत स्पर्शियाँ वक्र तथा दीर्घवृत्त दिया हुआ है कि ये इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ होंगी वो वक्र और दीर्घवृत्त x² + 4y² बराबर 4 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। कुछ कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़े भी थे इसके, कि कोई भी कर्व है और उसकी अनंत स्पर्शियाँ जो हैं उनके प्रतिच्छेदन से एक वक्र बनता है जो हमेशा n-2 घात का होता है। तो यहाँ पे ये 4 घात का पद है, तो इनके प्रतिच्छेदन से जो वक्र बनेगा वो बनेगा 2 घात का, और यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि वो वक्र क्या है, ये दीर्घवृत्त है, जो जिसकी समीकरण है x² + 4y² बराबर 4। तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु जो हैं वो इस दीर्घवृत्त पर स्थित होते हैं, या इनके प्रतिच्छेदन से जो वक्र बनेगा वो ये दीर्घवृत्त बनेगा। ये हमको किसी भी तरह से समझ सकते हैं, तो इस तरह से ये हमको सिद्ध करना है। तो अब इसमें कैसे कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो इसमें जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, कि जो कंसेप्ट पढ़ने के साथ में जस्ट जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन या एग्जांपल किया था, तो वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे वापस से, क्योंकि उसमें मैंने बताया भी था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रतिच्छेदन से जो कर्व बनेगा वो हमको बताना है, तो फिर हम अनंत स्पर्शियाँ निकाल के उनका संयुक्त समीकरण निकालते हैं और इस इक्वेशन में उसको घटा देते हैं। तो जो कर्व बचेगा बाकी का, वो इनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं वाला ही बचेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको कर्व की जो इक्वेशन है उसको लिखना है, और उसको हमने नाम दे दिया कि ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि 4 घात के पद भी हैं, 3 के भी हैं, 2 के भी हैं, तो कोई जो डायरेक्ट मेथड है वो अप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई गुणनखंड भी नहीं है, समांतर अनंत स्पर्शियाँ भी नहीं है, क्योंकि ये 4 घात का पद, इसका जो गुणांक है वो अचर है, ये भी 4 घात का, इसकी y की अधिकतम घात 4 है, उसका गुणांक भी अचर है, तो समांतर अनंत स्पर्शियाँ भी नहीं होंगी। तो कोई अदर मेथड हमको अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, शॉर्ट मेथड। तो जो हमारा जर्नल मेथड था, जिसमें हम x बराबर 1 और y बराबर m पुट करते हैं अधिकतम घात के पदों में, वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 घात के पद यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, तो 4m, यानी कि जो सिर्फ हम किस में अप्लाई करेंगे, x बराबर 1 एंड y बराबर m, ये पुट करना होता है। ये पुट करेंगे किस में, 4 घात के पदों में, तो ये बनेगा 4m⁴ यहाँ पे अप्लाई होगा तो, और ये -17, ये तो 1 हो जाएगा, ये m², तो -17m² और प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये इसको 2 घात की समीकरण मान के हम सॉल्व करेंगे, कि जैसे 4 कैपिटल M मान लेते हैं इसको, स्क्वायर -17m और +4, इस तरह से कि फर्स्ट और
थर्ड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 16 आएगा और इसका जो चिन्ह है वो प्लस का है। तो दो संख्याएं 16 + 1 हो जाएंगी, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे m, यहाँ पे 4। इस तरह से इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर आएंगे 4m² - 1 और m² - 4। ये फैक्टर आएंगे, ये दोनों ही a² - b² टाइप के हैं, दोनों ही जो यहाँ पे गुणनखंड आए तो घात के, तो इसको हम, ये भी इस टाइप का ही है और ये भी इस टाइप का है। तो यहाँ से हम या तो इसको अलग अलग कर लो या यहाँ से m के मान निकाल सकते हैं कि इससे जो m के मान मिलेंगे वो मिलेंगे ±1/2 और इससे जो मान मिलेंगे वो मिलेंगे ±2। कि इसको सॉल्व करेंगे हम 4m² - 1 को, तो यहाँ पे m² बराबर आएगा 1/4 और यहाँ पे आएगा m² बराबर 4। तो ये तो आएगा ±1/2 और ये आएगा ±2। ठीक है, ये इतना हो गया। m के मान आ गए और m के चारों ही मान अलग अलग हैं। जब कभी भी m के चारों मान, m के जितने मान हमको मिल रहे हैं अगर वो अलग अलग मिलते हैं तो जो हम स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, जो अनंत स्पर्शी निकालेंगे, उसके लिए समीकरण होती है y = mx + c, जिसमें m के मान तो हमको यहाँ से मिल गए तो बचे c के मान। वो c के मान निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे 5/3m, यानी कि ये वाला पद यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें अप्लाई करेंगे और ये इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये 16m³ - 34m हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कर दिया हमने। और अब हम एक एक करके m के मान रखते जाएंगे और c के मान हमको मिलते जाएंगे। जैसे m = 2 रखने पे c का मान आया 1, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी या अनंत स्पर्शी बनेगी वो बनेगी y = 2x + 1। ऐसे ही m = 2 रखने पर c का मान आएगा -1, तो ये बनेगी y = -2x - 1। सिमिलरली 1/2 रखेंगे तो बनेगी y = x/2, या इसको इधर मल्टीप्लाई करके 2y - x लिख सकते हैं। और -1/2 अप्लाई करने पे भी c = 0 मिलेगा, तो इसमें सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा और ये बनेगी 2y + x। उसके बाद अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण हमको चाहिए होता है। तो ये सारी जो अनंत स्पर्शी हैं इनमें जो वेरिएबल या जो कांस्टेंट नंबर हैं सबको एक साइड में हम रखते हैं कि यहाँ पे इन सबको एक साइड ले आएंगे, बराबर में सिर्फ 0 रखेंगे। उस टाइप से ये इक्वेशंस बन गई और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो संयुक्त समीकरण जो आएगा वो आएगा ये वाला। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संयुक्त समीकरण आएगा वो संयुक्त समीकरण ये आ गया। अब ये सिर्फ फैक्टर्स हैं, आप एक एक करके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आंसर आएगा। इसको हम जो संयुक्त समीकरण को हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और जो ये समीकरण आई है इसको गिवन इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, यानी कि जो ये गिवन इक्वेशन थी कर्व की, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो जो कर्व की इक्वेशन बचेगी या जो कर्व की इक्वेशन आएगी बाद में, वो उसी कर्व की इक्वेशन होगी जिस पर वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदु गुजरते हैं। तो इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर जो इक्वेशन बची वो बची x² + 4y² - 4 = 0। यहाँ हमने 4 को ट्रांसफ़र करके इधर लिख दिया। और ये हम जानते हैं कि ये जो समीकरण है वो दीर्घवृत्त की समीकरण है और यही हमको सिद्ध भी करना था। तो इस टाइप से ये भी कुछ 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सॉल्व हो गए हैं। उसके अलावा अब जो भी आपके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज के या एग्जांपल्स, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं तो हम इसके बाद में जो है इसका जो आपके सिलेबस की किसी और यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। ठीक है, तो पढ़ें इनको और जो आपके बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आप शेयर कर सकते हैं।